चलिए देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं कब्जा के बारे में कि कब्जा क्या होता है। ठीक है। आप सामान्य रूप से जानते हो कि कब्जा करना यानी कि किसी वस्तु पे अपना आधिपत्य जमाना होता है। ठीक है, ये नॉर्मल भाषा है जिसको हम सामान्य व्यक्ति समझते हैं। परंतु हमें अगर विधिक भाषा में अगर कब्जे का अर्थ समझना है तो ये इस प्रकार है कि किसी वस्तु पर वास्तविक प्रभावी नियंत्रण कब्जा है, भले ही वो व्यक्ति उस वस्तु का स्वामी हो या ना हो। कब्जा का दूसरा शब्द ही ऐसा मतलब अर्थ ही ऐसा है कि उसमें जो क्या है कि वस्तु का स्वामी ही वो नहीं रहता है। ठीक है, वस्तु का स्वामी जो है कोई और रहता है, उस पे आप अपना अधिग्रहण या क्या करते हो, आधिपत्य जमाते हो, वो क्या है, कब्जा कहलाता है। तो विधिक भाषा में इसको अगर आपको डील करना है तो किसी वस्तु पर वास्तविक प्रभावी नियंत्रण कब्जा है, भले ही वह व्यक्ति उस वस्तु का स्वामी हो या ना हो। ठीक है। किसी वस्तु पर आधिपत्य रखना अथवा किसी चीज या संपत्ति को अपने कब्जे में लेना मनुष्य की क्या है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ठीक है, वो जन्म से ही चाहता है कि उसका हर चीज पे कब्जा हो या आधिपत्य हो या स्वामित्व हो। ये तीनों अलग चीजें हैं पर इसके तरीके अलग अलग होते हैं, है ना। वह जन्मते ही चीजों को अपने अधिकार में रखना चाहता है और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिकार के अतिक्रमण का विरोध करता है। इसलिए कब्जा विधि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक माना गया है। यह स्वामित्व का स्पष्ट साक्ष्य तथा किसी वस्तु पर अधिकार का प्रत्यक्ष प्रतीक होता है। किसी वस्तु के काबिज या भोगी व्यक्ति के विषय में यह पूर्व कल्पना की जा सकती है कि वह इसका स्वामी है, जब तक कि इसके विपरीत बात सिद्ध ना हो जाए। क्योंकि व्यक्ति जो किसी वस्तु में काबिज होता है, केवल उसके वास्तविक स्वामी को छोड़कर अन्य समस्त विश्व के विरुद्ध उस वस्तु को अपने पास रख सकता है। इसके अलावा दीर्घकालीन कब्जा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में वैध स्वत्व, वैध टाइटल जिसको बोलते हैं, का सृजन करता है। इससे पहले कोई सत्व नहीं था। ठीक है, तो सामान्य शब्दों में कब्जे से अभिप्राय ये होता है कि उस वस्तु का उस व्यक्ति के आधिपत्य या अधिकार क्षेत्र में होना। ठीक है, ये सबसे सामान्य सरल अर्थ है। ठीक है, कि उस वस्तु का, ठीक है, उस वस्तु का मतलब जो भी वस्तु है वहां पे उपलब्ध, उस वस्तु का उस व्यक्ति के आधिपत्य या अधिकार क्षेत्र में होना। ठीक है, अर्थात जब किसी के पास कोई वस्तु उसके अधिकार क्षेत्र में ही हो, उस वस्तु के ऊपर उस समय तक भले ही उसका मालिक हो या न हो, तो उस वस्तु के ऊपर उस समय तक के स्वामित्व का कब्जा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्या है, अर्थ, कब्जे का अर्थ। अब इसकी जो परिभाषाएं हैं वो देख लेते हैं कि क्या है, और जो अनेक विधि शास्त्री हैं उन्होंने कैसे कैसे इनकी परिभाषाएं दी हैं। तो जो मार्कबी हैं, ठीक है, जो हमारे सबसे पहले क्या है विधि शास्त्री, मार्कबी। मार्कबी क्या बोलते हैं कि उन जो आप कब्जा करने वाले उसका जो भौतिक नियंत्रण है, ठीक है, वो होना चाहिए और जो क्षमता या सामर्थ्य से युक्त होता है। तो इनके जो पॉइंट हैं वो मैंने लिखे हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि ये किसने कहा था। अब इनकी परिभाषा देखिए, जो मार्कबी हैं उन्होंने क्या कहा था कि कब्जा किसी व्यक्ति का अपनी ओर से किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण करने का ऐसा निश्चय है जो ऐसा करने की क्षमता या सामर्थ्य से युक्त होता है। ठीक है, मानसिक इस प्रकार मानसिक तत्व की ओर भौतिक तत्व या शारीरिक तत्व की अपेक्षा अधिक बल देता है, और इसके अनुसार कब्जे के लिए मानसिक व शारीरिक दोनों तत्व क्या है, दोनों तत्व की आवश्यकता या जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो आपके मार्कबी हैं, मार्कबी विधि शास्त्री हैं, उन्होंने क्या माना है कि मानसिक और शारीरिक जो दोनों तत्व होने हैं इसमें आवश्यक हैं। भौतिक नियंत्रण होना चाहिए और क्षमता या सामर्थ्य से युक्त होना चाहिए। ठीक है, मेन देखिएगा, मेन क्या बोलते हैं कि कब्जा किसी वस्तु को अपने अधिकार क्षेत्र व नियंत्रण में रखने के इरादे को कहते हैं। सामन बोलते हैं आपका कि किसी वस्तु का अप्रतिबंधित प्रयोग कानून में कब्जा कहा जाता है। सामान्य आधिपत्य को वस्तु से संबंधित माना है, न कि अधिकार से। पोलक के अनुसार क्या है,
जब एक वस्तु पूर्णतः एक आदमी के नियंत्रण में हो, वह दूसरे आदमी को उससे अलग रखने की शक्ति व अधिकार रखता हो और उसे अपने उपयोग में लाने योग्य भी हो। अ अ, नियंत्रण में हो और दूसरे आदमी को उससे अलग रखने की शक्ति व अधिकार रखता हो, तो उस वस्तु के ऊपर उस आदमी का कब्जा कहा जाएगा, उस वस्तु पे, ठीक है? उस आदमी का कब्जा माना जाएगा। ये है आपका पोलक के अनुसार। अब इहरिन के अनुसार क्या है कि कानून के द्वारा आरक्षित हित ही उसका कब्जा है। ये एक लाइन की परिभाषा है और सबसे सरल परिभाषा है। आगे है आपका हॉलैंड। हॉलैंड ये बोलते हैं कि कब्जा एक प्रकार का अधिकार होता है, जिसका प्रयोग मनुष्य दूसरों के कार्य पर राज्य की सहायता तथा सहमति के नियंत्रण के लिए करता है। ठीक है? इस प्रकार सारांश रूप में आप ये बोल सकते हो कि किसी वस्तु के ऊपर वास्तविक प्रभावी नियंत्रण को ही कब्जा कहा जाता है, भले ही वह व्यक्ति उस वस्तु का स्वामी हो या न हो। यह कहा जा सकता है कि आधिपत्य वस्तु को धारण करने का भौतिक एवं मानसिक परिस्थितिक सामंजस्य है। ओके? तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। अब आप इसको समझिएगा कि विधि कब्जे का संरक्षण क्यों करती है। ठीक है? कब्जे का संरक्षण यहाँ पे क्यों करती है, इसके बारे में आपको ये समझना है कि जो बहुत सारे विधि शास्त्री थे, उनके अनुसार कब्जे को विधि द्वारा संरक्षण दिए जाने के कारण अनेक क्या हुए? अनेक कारण है। अनेक कारण से माना जाता है कि विधि कब्जे का संरक्षण करती है। विधि केवल वैध कब्जे को ही संरक्षण नहीं देती है, अपितु ऐसे कब्जे को भी संरक्षण प्रदान करती है जो अवैध हो, अनधिकृत हो, है ना? जो अनधिकृत तरीके से क्या हुई? प्राप्त की गई हो। कब्जे का कानून में बहुत महत्व होता है। इसी कारण से कब्जे को कानून में आरक्षित हित भी कहा गया है। विधि कब्जे को संरक्षण देती है। इससे इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? पहला तो ये है आपका कि काबिज व्यक्ति की इच्छा की सुरक्षा हेतु, कि कब्जे में उस व्यक्ति की इच्छा हो व्यक्त की है ना? कब्जा जो कर रहा है उस व्यक्ति की इच्छा है, वो इच्छा व्यक्त कर रहा है, जिसके हाथ में कोई वस्तु होती है। राज्य का ये कर्तव्य होता है कि वह व्यक्ति की इच्छा को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करे। इसके साथ साथ वस्तु की सुरक्षा भी हो जाती है, अतः राज्य द्वारा कब्जे की सुरक्षा आवश्यक होती है। यहाँ पे जो राज्य है ना? राज्य है या जो विधि है, वो क्या करती है कि जो काबिज व्यक्ति है उसकी इच्छा के अनुसार क्या करती है? वस्तु की सुरक्षा या कब्जे की सुरक्षा हेतु क्या करती है? अपना संरक्षण प्रदान करती है। आगे जो दूसरा पॉइंट है आपका, यह है कब्जा स्वामित्व का जनक है। तो जो विधि कब्जे की संरक्षा करती है, उसका जो दूसरा मुख्य कारण है, ये है आपका कब्जा स्वामित्व का जनक। कब्जे को कानून में सुरक्षा इसलिए भी दी जाती है कि यह स्वामित्व का जनक है। जब तक कब्जा नहीं होगा, तब तक स्वामित्व नहीं होगा। बिना कोई वस्तु के कब्जा सामने वाले को दिए हुए आप स्वामित्व प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि स्वामित्व में सबसे पहले पॉइंट यही हमने पढ़ा था कि किसी वस्तु पे आपका क्या होना चाहिए? आधिपत्य होना चाहिए, कब्जा होना चाहिए। ठीक है? कब्जे से समझिएगा उसको। तो यहाँ पे इसीलिए इसको माना गया है, स्वामित्व का ये जनक है। जब तक किसी वस्तु पे आपका कब्जा नहीं होगा, तब तक वहां पे स्वामित्व भी क्या होगा? उत्पन्न नहीं होगा। बहुत सी परिस्थितियों में कब्जे के आधार पर ही उस वस्तु के स्वामित्व प्राप्त होती है। जैसे किसी सुखाधिकार के ऊपर किसी व्यक्ति का लंबे समय तक कब्जा चलता रहे, तो वह व्यक्ति उस सुखाधिकार का पूर्ण व स्थायी स्वामी बन जाता है। इसके अतिरिक्त कई अन्य अधिनियम में भी कब्जे के आधार पर वस्तु का स्वामित्व तय किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यक्ति की उन्नति, स्वार्थ व संपत्ति की सुरक्षा हेतु विधि कब्जे का संरक्षण करती है। व्यक्ति की उन्नति के लिए यहाँ पे सुरक्षा जरूरी है, स्वार्थ के लिए जरूरी है, संपत्ति की सुरक्षा के लिए विधि का क्या है? विधि का संरक्षण प्रदान होना जरूरी है। इसके अभाव में समाज में उन्नति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यदि वस्तु में कब्जे की सुरक्षा नहीं होती है, तो वस्तुओं का संकलन भी नहीं करेगा। यानी कोई व्यक्ति
व्यक्ति का कोई उन्नति ही नहीं होगा, है ना? या राज्य उसका संरक्षण ही नहीं करेगी, तो क्या करेगा? बेमतलब का वस्तु का संरक्षण करेगी क्या? नहीं करेगी। बेमतलब का ज़मीन नहीं खरीदेगी। अगर आप ज़मीन का संरक्षण नहीं करती है सरकार, ठीक है? जो विधि है वो संरक्षण नहीं करती है। अगर आपने खरीदा, दूसरे दिन किसी और ने कब्ज़ा जमा लिया, ठीक है? तो कोई भी व्यक्ति क्या ऐसा ज़मीन खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो इसीलिए कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि व्यक्ति की उन्नति, स्वार्थ व संपत्ति की सुरक्षा हेतु विधि कब्जे का संरक्षण करती है। आगे का पॉइंट ये है कि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु, तो समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कब्जे की सुरक्षा होती है, क्योंकि अपनी मेहनत व पसीने से कमाई गई संपत्ति की सुरक्षा यदि समाज में नहीं होती है, तो कहीं भी समाज में शांति और व्यवस्था नहीं रहेगी। अतः कब्जे की सुरक्षा होनी आवश्यक है। यदि आप कोई संपत्ति खरीदे हो, ठीक है? और संपत्ति खरीदने के बाद उसको कोई क्या कर रहा है? कोई ले लेता है, उसमें अन्य कोई व्यक्ति कब्जा धारित कर लेता है, तो वहाँ पे क्या होगा? विवाद होगा। विवाद होगा तो समाज में भी अशांति फैलेगी। तो उसी व्यवस्था को बनाने के लिए विधि कब्जे का संरक्षण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कब्जा संपत्ति संबंधी विवाद का निपटारा करने वाला तथ्य होता है कि कब्जा किसी व्यक्ति की संपत्ति से संबंधित विवाद का कारण और उसको तय करने वाला तथ्य भी हो सकता है। अतः कानून में इसको सुरक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है? अगर अगर आपने आपके द्वारा किसी वस्तु का कब्जा किया है या ज़मीन का कब्जा किया है, ठीक है? और वहाँ पे विवाद चल रहा है, तो राज्य अगर उस जगह पे क्या करेगी? अगर कब्जा को संरक्षण नहीं देगी, तो विवाद का निपटारा ही नहीं होगा। तो इसलिए भी क्या होता है कि विधि कब्जे का संरक्षण करती है। ठीक है? इसमें आर्मनी वर्सेस डेमलाइन का केस है, जो इसमें न्यायालय ने कहा था कि आधिपत्य द्वारा किसी वास्तविक स्वामी को छोड़कर शेष के विरुद्ध श्रेष्ठ स्वत्व प्राप्त होता है। ये ऐसा निर्णय हुआ था। और आगे आपका ये है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है समाज में अपराधों की रोकथाम व मानसिक संतुष्टि हेतु विधि कब्जे का संरक्षण करती है। वास्तविक कब्जा काफी समय तक क्या होता है? वस्तु के उपभोग, वस्तु के स्वामित्व को साबित करते हैं। समाज में अपराध को रोकने के लिए संपत्ति की सुरक्षा हेतु, दुष्कृति को रोकने के उद्देश्य से कब्जे की सुरक्षा की जाती है। संपत्ति विषयक तथा दुष्कृति विषयक बात तय करने के लिए कब्जे की सुरक्षा आवश्यक है, जिससे मानसिक शांति व तुष्टि मिल सके। अंत में अगर आप सारांश रूप में ये देख सकें, तो क्या होगा कि देश की सुख, समृद्धि तथा आर्थिक उन्नति के लिए विधि कब्जे का संरक्षण करती है। ठीक है? तो ये हमारा पॉइंट हुआ आपका कब्जे से क्या, कि कब्जे को संरक्षण क्यों प्रदान करती है या क्यों करती है। ठीक है? और आगे देखिएगा आपका इसके कब्जे के सिद्धांत हैं, जो अनेक विधि शास्त्री हैं, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, जो अभी वर्तमान समय में क्या होता है? लागू होता है। ठीक है? इसमें मुख्यतः कौन-कौन से हैं? सेविनी का सिद्धांत है, हिरिंग का सिद्धांत है, कांट का है, पोलक का, सामंत का और होम्स का। ठीक है? इतने सिद्धांत का हमें क्या करना है? विवरण करना है। तो जो सेविनी का सिद्धांत है, ठीक है? सेविनी का सिद्धांत ये बोलता है कि भौतिक नियंत्रण व धारणाशय, ठीक है? कि किसी वस्तु पे क्या होना चाहिए? भौतिक नियंत्रण होना चाहिए और उसको धारण करने का आशय भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको आशय ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप उसको क्यों धारण कर रहे हो। ठीक है? धारणाशय का मतलब ये है कि धारण किए रहने की मानसिक इच्छा ज़रूरी होती है। ठीक है? ये सेविनी का सिद्धांत है। और जो दूसरा है हमारा इहरिंग का सिद्धांत। इहरिंग के सिद्धांत में ये है कि कब्जे के लिए उस वस्तु के प्रति उस व्यक्ति की चेतना उस वस्तु का कब्जा तय करती है, किंतु संपत्ति की सुरक्षा कानून के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए। वस्तु का जो क्या बोलते हैं, वस्तु का कब्जा तो तय कर सकती है, ठीक है? परंतु अगर संपत्ति की पारी आएगी, तो संपत्ति के लिए ये आवश्यक है कि
जो राज्य है, ठीक है? या जो विधि है, वो उसकी सुरक्षा प्रदान करे। ये उनका सिद्धांत बोलता है। और जो कांट का सिद्धांत है, वो बोलते हैं कि कब्जे के लिए इच्छा व स्वतंत्रता दोनों चीज़ ज़रूरी होती है। ठीक है? सामने वाले व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए किसी वस्तु को क्या करने के लिए? कब्जा धारित करने के लिए, और स्वतंत्र चीज़ भी होनी चाहिए। ठीक है? ये दोनों चीज़ उनके लिए आवश्यक है। पोलक के अनुसार ये है कि भौतिक प्रभाव होना चाहिए, भौतिक प्रभाव ही इनके लिए काफ़ी है। भौतिक प्रभाव से मतलब क्या है कि आप उस संपत्ति पे अपना कब्जा धारित कर रहे हो, यानी भौतिक चीज़ पे क्या किए हो? अपना प्रभाव रखे हो, पकड़ में रखे हो। सामान्य के अनुसार ये है कि किसी वस्तु के ऊपर किसी व्यक्ति का अप्रतिबंधित प्रयोग, जो उनकी परिभाषा है, वही उनका सिद्धांत है। ठीक है? वो ये जानते हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर आपने कोई वस्तु पे कब्जा धारित किया है, यानी कब्जे को अधिग्रहित किया है, तो आप उसका अप्रतिबंधित प्रयोग कर सकते हो। ये उनका सिद्धांत है। और होम्स के सिद्धांत के अनुसार है, आपका कब्जे के लिए व्यक्ति का वस्तु के साथ भौतिक संबंध तथा वस्तु को अपने पास रखने की इच्छा का आशय होना चाहिए। ठीक है? भौतिक संबंध होना चाहिए और इच्छा का आशय होना चाहिए, यानी कि उसको आप भौतिक संबंध भी रखते हो उसमें, मतलब कि अ, कब्जे में भी रखे हो, और इच्छा भी होनी चाहिए और आशय भी होना चाहिए कि आपने वो क्यों पकड़ा है। ठीक है? तो ये हमारा हो गया कब्जे का सिद्धांत। ठीक है? तो ये इतने प्रकार के कब्जे के सिद्धांत थे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कब्जे के प्रकार, कब्जा अर्जन करने का तरीका और कब्जे के आवश्यक तत्व। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ लीजिएगा।